Hey guys, good morning to all of you and welcome to my YouTube channel SK NCERT क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जर्मन संसद का क्या नाम है? तो हर एक कंट्री के संसद का कुछ ना कुछ अलग अलग नाम होता है। ठीक है, जैसे जापान में संसद को डाइट कहा जाता है, उसी तरीके से जर्मन में संसद का नाम राइक स्टाग है। ओके, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निर्धनता के किन्हीं दो मुख्य आयामों को लिखें कि निर्धनता किन दो कारणों के कारण आती है। पॉइंट नंबर 1 कि अधिक जनसंख्या। तो उत्पादन एवं रोजगार के अवसर की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है, अतः कुछ लोगों को बेरोजगार रहना पड़ता है जो कि गरीबी के रूप में सामने आता है। और दूसरा पॉइंट ये है जाति प्रथा। तो जाति प्रथा के कारण व्यवसाय जन्म के आधार पर निर्धारित हो जाता है, जिससे योग्य होने के बावजूद दूसरा कार्य करना संभव नहीं हो पाता या अन्य कार्य करना परिस्थिति के प्रतिकूल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है? बफर स्टॉक का इस्तेमाल कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में, जैसे भूकंप हो गया या फिर बाढ़ की स्थिति में, अनाज की कमी की समस्या को हल करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है अधिकार से आप क्या समझते हैं? अधिकार से आप क्या समझते हैं? ओके, अधिकार एक कानूनी शक्ति है जो किसी व्यक्ति के पास अपने बेहतर अधिकारियों से होती है। यानी अधिकार एक कानूनी शक्ति है जो हर एक व्यक्ति के पास होता है और इस शक्ति का उपयोग कर अपनी अधिकार को अच्छी तरीके से प्राप्त करने में सफल होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु पाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे? अच्छी तरीके से इसको हम लोग समझेंगे कि जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या क्या कारण थे। ठीक है, तो जर्मनी में नाजीवाद का उदय का मुख्य कारण जर्मनी की आर्थिक मंदी थी, साम्यवाद का डर था, यहूदियों की विरोधी नीति थी, जर्मनी में संविधान की कमियां थी और हिटलर की मनमानी। ये सभी कारण थे जिनके कारण जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। जर्मनी के लिए वर्साई की संधि वास्तव में अन्यायपूर्ण से भरी हुई थी। वर्ष 1919 में पेरिस शांति के सम्मेलन हुआ जिसमें विभिन्न देशों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इन सभी संधि में वर्साई की संधि सबसे विवाद पर रहा था। जर्मनी में इस संधि के कारण अनेक मुश्किल से मुश्किल प्रतिबंध लगाए गए। जर्मनी में इतना अधिक जुर्माना लगाया गया कि जर्मनी पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ गया। जर्मनी की इस बुरी स्थिति के कारण ही यहाँ नाजीवाद का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है? चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है? मतलब चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के लिए क्या क्या मुख्य आधार है? आंसर देखते हैं। चुनाव को लोकतांत्रिक तब माना जा सकता है जबकि वह कुछ निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो। नंबर 1, चुनाव निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए जिससे बिना किसी डर के अपनी इच्छा अनुसार उस व्यक्ति का चुनाव कर सके जिसे वे चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2, हर वयस्क को बिना किसी जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव में वोट देने का अधिकार हो और सभी नागरिकों को वोट का एक मूल्य हो। पॉइंट नंबर 3, हर एक उम्मीदवार और पार्टी को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो ताकि मतदाताओं के पास चुनने के अनेक विकल्प हों। पॉइंट नंबर 4, चुनाव का अवसर मतदाताओं को एक नियमित अंतराल पर मिलता रहे। चुनाव अपने निश्चित अंतराल के पश्चात अवश्य होते रहने चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मुख्य कारक हैं? आंसर है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1 अक्षांश, ऊंचाई एवं वायुदाब, पवन, समुद्र से दूरी, पश्चिमी विक्षोभ तथा महासागरीय धाराएं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, भारत की जलवायु में मौसमी परिवर्तनों के अनुसार पवनों की दिशा में बदलाव होता है। पवनें गर्मी में समुद्र से स्थल की ओर जाती है तथा सर्दी में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। अगला क्वेश्चन है कि निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यों का वर्णन कीजिए। तो किन्हीं 3 कारणों को लिखना है जिसके कारण सरकार कोशिश की है कि निर्धनता दूर हो जाए। ओके, आंसर है, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम निम्नलिखित हैं, जो नीचे दिया गया है। नंबर 1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, जिसको हम लोग मनरेगा कहते हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक घर के लिए रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। इस स्कीम के तहत 450 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। पॉइंट नंबर 2 राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इसे 2004 में देश के अत्यधिक पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन समस्त ग्रामीण निर्धनों हेतु है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के अभिलाषी हैं, यानी कि इच्छा रखते हैं। इसका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसे 1993 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। अगला क्वेश्चन है भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें कि भारत में चुनाव आयोग की क्या क्या भूमिकाएं हैं। चलिए देखते हैं। आंसर है, भारत में चुनाव आयोग की भूमिका निम्नलिखित है। नंबर 1 चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी परिणामों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के प्रत्येक पहलू पर निर्णय लेता है। जैसे नंबर 2 यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है तथा इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। पॉइंट नंबर 3 चुनाव के समय चुनाव आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने हेतु चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी सम्मिलित है। नंबर 4 चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर चुनाव आयोग के अधीन कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, नात्सी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो नात्सी पार्टी का संस्थापक हिटलर था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झूम या घुमंतू खेती किसे कहते हैं? झूम या घुमंतू खेती किसे कहते हैं? आंसर है, झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की जाती है और उसी भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निर्धनता की परिभाषा दें। क्वेश्चन क्या है? निर्धनता की परिभाषा दें। आंसर है, मानवीय निर्धनता से अभिप्राय है कि मनुष्य अशिक्षित हो, उसके पास रहने का ठिकाना नहीं हो, उसके पास नौकरी की सुरक्षा नहीं हो, उसमें विश्वास नहीं हो और वह जात पात तथा लिंग भेदभाव से मुक्त नहीं हो।
अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है? आंसर है प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है उन पौधों से है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ उन पौधों से है जो मानव की सहायता के लिए बिना स्वयं में वन्य अथवा प्राकृतिक अवस्था में उगते हैं। अगला क्वेश्चन है वनों का जीविका से किस प्रकार संबंध है? आंसर है वनों का जीविका से बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। जंगलों से मृदा को उपजाऊ शक्ति मिलती है जो फसलों की पैदावार को बढ़ाती है। वन जैव प्राणियों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। वन भू कटाव को भी रोकते हैं, फसलों को संरक्षण देते हैं तथा उसकी उपज को भी बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्यों? आंसर है प्रायद्वीपीय भारत की आकृति त्रिभुजाकार है जिसके कारण मानसून दो भागों में बढ़ जाता है। पहला नंबर अरब सागर शाखा, दूसरा नंबर बंगाल की खाड़ी शाखा। आर्द्रता यानी नमी से युक्त बंगाल की खाड़ी शाखा तीव्र गति से उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है और वहां पर स्थित पहाड़ियों से टकराकर घनघोर वर्षा प्रदान करती है। यहाँ ऊंचे पर्वतें हैं जिसके कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाती है। जैसे जैसे ये पवनें पश्चिम की ओर तरफ बढ़ती है वैसे वैसे इसकी आर्द्रता कम हो जाती है। यही कारण है कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? कौन कौन से लोग हैं जो खाद्य की असुरक्षा के कारण अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? तो आंसर है निम्न लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। नंबर 1 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों का या तो भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। नंबर 2 वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। तीसरा नंबर खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। कौन नंबर में है न्यूनतम समर्थित कीमत? न्यूनतम समर्थित कीमत आंसर है जब भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है तब किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इसकी घोषणा सरकार द्वारा फसल बुआई के पूर्व ही किया जाता है। अगला नंबर है बफर स्टॉक। मैंने इसे पहले भी समझाया। बफर स्टॉक आपातकालीन स्थिति में जैसे कि बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, इस स्थिति में वस्तु की कमी को भरने के लिए वस्तुओं का स्टॉक करना ही बफर स्टॉक कहलाता है। सरकार गेहूं व चावल के साथ साथ अन्य खाद्यान्नों का भंडारण बफर स्टॉक के द्वारा करती है। बफर स्टॉक को केंद्रीय पूल भी कहा जाता है। इसका प्रयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण के साथ साथ सूखा, फसल बर्बादी और ऐसे ही कई आपात स्थिति में हालातों से निपटने के लिए किया जाता है। प्रत्येक साल के तीसरे माह की शुरुआत में निगम के बफर स्टॉक में कितना अनाज होना चाहिए इसकी सीमा तय होती है। अगला क्वेश्चन क्या है ग नंबर में निर्गत कीमत। समाज के गरीब वर्गों को विशेषकर कमी वाले क्षेत्रों में सहायता के रूप में बाजार कीमत से कम कीमत पर जो अनाज दिया जाता है उसे ही हम लोग कम कीमत और निर्गत कीमत कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17
भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसे ध्यान से समझिएगा। एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर है मौलिक या मूल अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो नागरिक के विकास, खुशी एवं भलाई के लिए बड़े आवश्यक होते हैं, इसलिए मौलिक अधिकार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय संविधान में ये अधिकार निम्न है। नंबर 1, समता या समानता का अधिकार, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इक्वलिटी बोलते हैं, राइट्स ऑफ इक्वलिटी। ओके, समता या समानता का अधिकार, यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में जाति, लिंग, जन्मस्थान तथा वर्ग आदि का भेदभाव किए बिना सबको समान अधिकार दिया गया है। ओके, ख नंबर, यानी कि पॉइंट नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स ऑफ फ्रीडम जिसको बोलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। वह अधिकार भी अपना विशेष महत्व रखता है। भारत में नागरिकों को भाषण देने की, समुदाय बनाने की, आवागमन करने की, निवास करने की आदि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। अगला पॉइंट है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, भारत में प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा एवं संस्कृति का विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अगला पॉइंट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अतः हर नागरिक को किसी धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है। अगला पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का शोषण नहीं कर सकता। यहाँ बेगार लेने, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में रखने, स्त्रियों और बच्चों को खरीदने बेचने आदि की मनाही है। ये सब मना है। अगला पॉइंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में कोई भी नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी न्यायालय की शरण ले सकता है। अगला क्वेश्चन है दिए गए भारत के मानचित्र पर पर्वतीय वन को छायांकित करें। हमको मानचित्र पर दिखाना है पर्वतीय वन को। ओके, पर्वतीय वन को दिखाना है। ये क्षेत्र जो है, फिगर में मैं दिखाना चाहूँगा, ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र, ये क्या है? ये है पर्वतीय वन। ठीक है, ये है पर्वतीय वन क्षेत्र। और आप इस क्षेत्र को देख लीजिए, यहाँ से ये वाली, ये भी क्या है? पर्वतीय वन। ओके, अगला क्वेश्चन है धुरी शक्तियों में मुख्यतः कौन कौन देश शामिल थे? तो जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी और इटली। अगला क्वेश्चन है स्लीपर से आप क्या समझते हैं? यानी स्लीपर किसको कहा जाता है? वो ट्रेन वाले स्लीपर नहीं। स्लीपर से आप क्या समझते हैं? लकड़ी का वह लंबा टुकड़ा जो प्रायः रेल की पटरियों के नीचे बिछी रहती है। ओके, लकड़ी का वह लंबा टुकड़ा जो प्रायः रेल की पटरियों के नीचे बिछी रहती है। ओके, अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? आंसर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा एकत्रित अनाज को उचित मूल्य वाली दुकानों के माध्यम से समाज के सबसे अधिक निर्धनों में वितरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार, आंसर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम
अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइट ऑफ एजुकेशन? यानी शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं? आंसर है, वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया। इसने एक कानून शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का क्यों विस्तार हुआ? 2 कारण बताएं। औपनिवेशिक काल में यानी कि अंग्रेजों के समय में, ठीक है। इस काल को, आंसर है, इस काल को जब अंग्रेजों ने यहाँ अपना शासन किया उसे औपनिवेशिक काल कहते हैं। इस काल में खेती का खूब विस्तार हुआ, जिसका मुख्य कारण इस प्रकार है। नंबर 1, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, चाय और कपास का खूब विस्तार किया, क्योंकि इनकी खेती से अधिक आय प्राप्त होने की संभावना रहती थी। पॉइंट नंबर 2, इंग्लैंड के कारखानों को कच्चा माल चाहिए था, इसलिए भी इन व्यावसायिक फसलों की पैदावार को बढ़ावा दिया गया। ओके। अगला क्वेश्चन, किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? हम लोग समझेंगे कि जब कोई आपदा होती है तो उस समय खाद्य सुरक्षा जो है हमारे यहाँ कैसे, हम सभी को कैसे प्रभावित होते हैं उनसे, ठीक है। आंसर है, निसंदेह भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी फसलों की व्यापक बर्बादी का बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण अकाल जैसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। यदि कोई आपदा जैसे बाढ़ आती है तो जो भी खाद्यान्न है, कुल उत्पादन एवं आपूर्ति कम हो जाती है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी उत्पन्न हो जाती है। खाद्य की कमी से खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ जाती है। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य नहीं खरीद पाते हैं। खाद्य कहने का अर्थ है कि खाद्य पदार्थ। ओके। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब ऐसी आपदा आदि व्यापक क्षेत्र एवं लंबी अवधि के लिए आती है। इससे भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि भूखमरी व्यापक स्तर पर यानी कि बहुत ज़्यादा स्तर पर होती है तो यह अकाल का रूप ले लेती है। अकाल के दौरान भूखमरी से बड़ी संख्या में लोगों की जानें जाती है, यानी कि भूखमरी के कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाद्यान्न नहीं खरीद पाते हैं और भूखमरी से उनकी जान चली जाती है। प्रभावित क्षेत्रों में दूषित जल एवं सड़े हुए खाद्यान्न के प्रयोग तथा उसके अभाव में होने वाली कमजोरी के कारण शारीरिक प्रतिरोधी क्षमता में भी कमी होने की विनाशकारी महामारी फैल जाती है, जिसको हम लोग पैंडेमिक बोलते हैं। जैसे कोरोना हो गया, ये क्या है? एक तरीके से पैंडेमिक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है? हम लोग समझेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है। किसी लोकतंत्र के लिए ऐसी व्यवस्था अपेक्षित है, यानी कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जिसके द्वारा जनता जो है नियमित समय में अपने प्रतिनिधियों को चुन सकती है तथा यदि चाहे तो उसको बदल भी सकती है। यह व्यवस्था चुनाव कहलाती है। इसलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुनावों को आवश्यक समझा जाता है। चुनाव में मतदाता बहुत से विकल्प बना सकते हैं। जो भी मतदाता होते हैं, वोटर्स होते हैं, वे बहुत से विकल्प बना सकते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, वे अपने लिए कानूनों को बनाने वाले का चयन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, वे सरकार बनाने और मुख्य फैसलों को लेने वाले को चुन सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, वे उस दल को चुन सकते हैं जिसकी नीतियां सरकार और कानून निर्माण में मार्गदर्शन बनेंगे। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? तो मानव अधिकार वह मौलिक
आंसर है मानव अधिकार वह मौलिक तथा अन्य अधिकार है जो मनुष्यों के जीवन के लिए आवश्यक है। मानव अधिकार वह अधिकार है जो प्रत्येक मानव को है, क्योंकि वह मानव चाहे वह किसी भी राष्ट्रीयता, धर्म या जाति का हो। अतः मानव अधिकार वह अधिकार है जो हमारी प्रकृति में है तथा जिनके बिना हम मानवों की भांति जीवित नहीं रह सकते हैं। मानवीय अधिकार तथा मौलिक अधिकार स्वतंत्रताएं हमें अपने गुणों, ज्ञान, प्रतिभा का विकास करने में सहायक होते हैं, जिससे हम अपनी भौतिक तथा अन्य आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकें। मानव अधिकार मनुष्य की एक ऐसे जीवन के लिए बढ़ती हुई मांग पर आधारित है जिसमें मानव में गरिमा तथा गुण का सम्मान हो तथा उसे संरक्षण प्रदान किया जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नेशनल पार्क को चिन्हित कीजिए। जैसे सिमलीपाल, मानस, काजीरंगा। ओके, चलिए मैप में जाते हैं कि है भारत का मैप। ओके, अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसको दिखाना है। नेशनल पार्क को सिमलीपाल, दूसरा ख में है मानस, ग में है काजीरंगा। ठीक है, तो हम लोग पहले सिमलीपाल को दिखाते हैं। तो यहाँ पे है सिमलीपाल। ओके, यहाँ पे है को यानी कि सिमलीपाल। ठीक है, और दूसरा क्या है मानस, मानस नेशनल पार्क, ये है इस जगह पे। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं मानस, जो कि ख में था, मानस नेशनल पार्क। अगला क्या है काजीरंगा नेशनल पार्क, तो इस जगह पे है गो, यानी काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पे है काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। आई होप कि इस क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने बताया आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से एक बार में नहीं हो सके तो दोबारा आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला।